जिन्होंने धांधली की है या जिन्होंने किसी किस्म की फैब्रिकेशन की है, जिन्होंने मैनेज किया है रिगिंग को, तो उन्होंने साथ साथ उसका मुतबादिल रास्ता भी बनाया होगा। अगर फार्म 45 जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये फार्म 45 हमारे पास है और सेम फार्म 45 जो है दूसरे कैंडिडेट के पास भी वही है, लेकिन बाद अज़ां दूसरे कैंडिडेट्स का जो फार्म 45 है वो मैनेज्ड लगता है, वो पूरा टेक्निकली वो उसको फिट कर दिया जाता है दोबारा, और उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं या जो कंपैरिजन का जो इश्यूज़ हैं वो तमाम नकाश दूर कर दिए जाते हैं और बड़ी भरपूर तरीके से उस फार्म 45 का इस्तेमाल किया जाता है और ये साबित किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो असल में जीता हुआ कैंडिडेट है वो झूठ बोल रहा है। हमारे पास तो ये है जो बाद अज़ां प्रिपेयर्ड होगा। तो उस टेक्निकलिटी को कैसे कटर किया जाए और इस सूरत हाल से कैसे निकला जाए, कानूनी नुक्ते नगाह से भी बताइए और अपने ज़ाती एक्सपीरियंस पे भी बताइए कि हम इसको कैसे कटर करेंगे। जी देखें, अगर फरिश्ते इतनी टेक्निकल लीगल एक्सपर्टीज़ के साथ आ जाएं कि वो जो सरकारी फॉर्म 45 है आरओ वाला, और जो इवन पैकेट नंबर 16 के अंदर पोलिंग बैग के अंदर है, इलेक्शन बैग के अंदर, वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सारा ही नया बनवा लेते हैं और बैलेट पेपर्स बुक्स में से और बैलेट पेपर्स फाड़ के वो भी डाल लेते हैं, तो फिर उसका तरीक़ेकार वकला के पास ये होगा कि वो उसको काउंटर फाइल्स निकलवाएं, काउंटर फाइल्स वाला पैकेट खुलवाएं जिसमें बैलेट पेपर्स अलहदा होते हैं और बैलेट पेपर्स की जो जितनी बुक्स में से बाकी बचे होते हैं बैलेट काउंटर फाइल्स वो अलहदा लिफाफे में बंद करके डाले जाते हैं। तो हर पोलिंग स्टेशन का वो बैलेट पेपर अकाउंट सामने रखें, रिकॉर्ड में प्लेस ऑन रिकॉर्ड करें, काउंटर फाइल्स निकलवाएं और कंपैरिजन करें कि क्या जो सीरियल नंबर बैलेट पेपर्स, टोटल तादाद बैलेट पेपर अकाउंट की है इसमें मौजूद है कि सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के वोट कास्ट किए गए, क्या काउंटर फाइल में उससे ज़्यादा तो नहीं कटे हुए। सही, अगर उस सीरियल नंबर से ज़्यादा डले हुए हैं तो आपको प्रूव हो जाएगा कि इस जगह पे रिगिंग हुई है और इजाफी बाद में फाड़ के बैलेट बुक पेपर बुक्स में से इजाफी पेपर्स बैलेट फाड़ के मोरे लगा के तो दाखिल डाले गए हैं और हमारे कैंडिडेट के समझें कि जी उसके बैलेट अकाउंट में से उतने निकाल लिए गए हैं या डबल मोरे लगाकर कैंसिल कर दिया गए हैं कि जब दोबारा रिकाउंटिंग में आप खुलवाएं तो पता लगे कि आपके तो ज़्यादातर वोट डबल मोरे लगी हुई, तो कहेंगे जी इनके तो इनवैलिड वोट्स को भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने काउंट कर दिया था। तो फिर आप उसको प्रूव करेंगे कि सबके सामने हुआ था, ये गड़बड़ नहीं थी, वैलिड वोट से सबके आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे किसी ने एतराज़ नहीं किया, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं हुई। ये टेम्परिंग का पार्ट है कि ये डबल मोरे लगाई गई हैं। आपने देखा कि गुजरात में से कुछ पेपर्स मिले थे किस कैंडिडेट के मोरे लगी हुई थी उनके उसके ऊपर, वो जले हुए मिले थे। वो इसका मतलब उसके रिकॉर्ड में से ज़्यादा जो वोट जला तो उठा के फेंक दिया गया, जला दिया गया था। फिर आप उसको उस काउंटर फाइल के साथ कंपेयर करें कि कितने बाकी उतनी काउंटर फाइल या उस काउंटर फाइल के नंबर जो लास्ट बैलेट पेपर अकाउंट में है उसके बाद भी बैलेट पेपर्स मिसिंग है उसके अंदर से, यानी कि फाड़े गए हैं। तो इसका मतलब वो चूज है। दूसरा जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो कि पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में किसी का सारा रिकॉर्ड भी टेम्पर कर रहा हो, वो चीज़ है जिसको कोई नहीं देखता। वो ये है कि वो इलेक्टोरल रोल्स वाला जो है थैला वो भी खुलवाए हर पोलिंग स्टेशन का। क्योंकि जब आप आते हैं वोट आप जाते हैं अपना वोट कास्ट करने, तो आप देखते होंगे कि जो अमला है इलेक्शन का पोलिंग अमला, वो आपसे आपका CNIC नंबर लेता है, अपनी वोटर्स फहरिस्तें उनके पास होती हैं, उस पर आपकी तस्वीरें भी होती हैं, वो निकालता है, उसमें से आपको उसका नाम, वहाँ से आपका नाम काटता है, लाइन मारता है सही कि इसको जारी कर दिया गया है वोट। जी जी। फिर वो आपको वो बैलेट पेपर इशू करता है, काउंटर फाइल्स पे आपके पर लगाता है। तो जितने वोट्स डले हुए हैं काउंटर फाइल्स में बैलेट पेपर में मौजूद हैं उतने वहां पे स्ट्राइक हुए होंगे, कटे हुए होंगे लाइनें। ठीक है। आपके जब बाहर आता है, किसी को पर्ची लेके जब आता है तो बाहर सब पार्टीज के सबसे पहले वो सब पार्टीज के पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, तो वो जब आके अपना वो देता है तो सब पोलिंग एजेंट अपनी अपनी लिस्ट में से उस शख्स का नाम काटते हैं। तो वो उनका अपना रिकॉर्ड, आप अपने पोलिंग एजेंट्स का रिकॉर्ड
अपने साथ वाले दूसरे पोलिंग एजेंट्स का रिकॉर्ड भी पेश करवाएं, उनकी वो इलेक्टोरल रोल्स, और उसके बाद आप पोलिंग बैग में से उस पोलिंग स्टेशन की इलेक्टोरल रोल्स वाला बैग भी निकलवाएं। बिल्कुल ठीक है। और उसमें चेक करें कि टोटल कितने वोट कटे हुए हैं, सही, काउंट करें और अब उसको कंपेयर करें फॉर्म 48 और 49 के साथ और जाली बने हुए बाद वाले फॉर्म 45 के साथ, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है और इतनी बड़ी बारीकी वाली चीज़ है कि मुमकिन नहीं है कि एग्जैक्ट उतने शॉर्ट टाइम, लेकिन सर शॉर्ट टाइम में खोलते हैं तो फॉर्म 45 तो बदल देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हद तक डीपर एप्रिसिएशन में बहुत मुश्किल है कि कोई गया हो, वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे फॉर्म 45 के ऊपर तमाम कंसर्न लोगों के साइन हो गए, जो इलेक्शन एजेंट्स के भी हो गए, सपोज कैंडिडेट्स के भी हो गए, वट जो भी था वो फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स हो गए। अब सिग्नेचर्स हो गए तो जो से कहीं कटिंग हुई थी या कुछ भी होगा, किसी ने साइन कर दिया, कटिंग के ऊपर साइन कर दिया, तो क्या वो भी एजिटेट कर सकता है, या ये समझा जाएगा कि आपने उसको सिग्नेचर्स करके एडमिट कर लिया था, एडमिटेड थिंग्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड? नहीं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ा जाएगा कि जी ये देखें मेरे पास तो ये जो मुझे दिया हुआ है जिसपे आपके सिग्नेचर मौजूद है यही वाला फॉर्म 45 है, इसको देख लें, आपके साइन मौजूद है, कटिंग नहीं है जब मुझे दिया, इसका मतलब आपने कटिंग बाद में की, वो पकड़ा जाएगा। और आपने तो देखे ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझें या कोई डेलिब्रेट, जो मैं बार बार कहता हूं मुझे लगता है कुछ सारा डेलिब्रेटेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है। इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह वो सारे कानून के तहत पाबंद भी थे कि वो तमाम फॉर्म 45 को अपलोड करें, बड़ी देर से किए गए, जो उनको फौरन करने चाहिए थे देर से किए, लेकिन अपलोड कर दिए गए। और वो जो अपलोड हुए हैं वो पूरी कौम देख रही है कि किस तरह 33 वोट के पीछे एक डाल के तो 133 कर दिया गया, या 11 डाल के 1133 कर दिया गया, और कहाँ किसके 330 हैं, तो उसको जो बाद वाला जो खाली 3 के बाद बाकी दोनों को नंबर मिला के 0 कर दिया गया, 30 कर दिया गया कटिंग करके वो, और इतनी क्लियर कटिंग है कि साफ नजर आ रही है, इतनी साफ चीजें, और वो अब सब अपलोड हो गई हैं वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन। जब एकदम शोर मचा तो एकदम हटा ली गई थी, अब पता नहीं उसमें फिर कितनी तब्दीली की गई और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का किया गया, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अपलोड किया गया, कईयों का नहीं किया गया। बड़ी बड़ी शख्सियात का कुछ का अगर आप देखेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर, बाकियों के अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें आपको गड़बड़ें नजर आ रही हैं, लेकिन को बहुत जो मुकद्दस किस्म की शख्सियात हैं, ठीक है, जो इस वक्त बड़ी बड़ी ओहदों पे आ रहे हैं, उनमें से चंद के फॉर्म 45 आपको नहीं नजर आएंगे उसमें। यानी कि जो फॉर्म 45 की वही एविडेंस कटिंग वाले केसेस हैं वो बड़े मजबूत केसेस हैं, और अगर उनको सही तरीके से प्लीड किया जाए। देखिए सिर्फ एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, भाई किसी एक जगह कटिंग हो सकती है, पर एक तरह की पूरे पाकिस्तान में जितनी जगह पे रिगिंग के एलिगेशन, सब जगह पे एक ही पैटर्न है जो बताता है कि ऑर्केस्ट्रेट करने वाला कोई एक ही है, गाइडलाइन कहीं एक ही से मिली हुई है, एक ही तरीकेकार हर जगह फॉलो हो रहा है, एक ही स्टोरी है जो शो करता है कि मैसिव रिगिंग ये कहीं ओरिजिनल किसी एक रिटर्निंग अफसर का या किसी एक कैंडिडेट की मिलीभगत के साथ नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेट हुआ है। और आपने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त रवायत कायम की, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी के कैंडिडेट हाफिज नईम साहब ने कराची में, कि उनको भी कर दिया गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उनका कि जी मुझे जो फॉर्म 45 मिले थे उसका मतलब मैं आ रहा हूँ, ये कैंडिडेट जीता है आज़ाद, मैं नहीं जीत, और ना मैं इसकी आपने पॉलिटिकल उसमें आपने लश्करी रईसानी साहब का इंटरव्यू भी सुना। अच्छा सर, इसमें मेरी हम्बल सबमिशन है, वो ये है कि अगर जैसे फॉर्म 45 के बारे में जो केसेस हैं, अगर इनको टेक्निकलिटीज़ को कैटर करने के लिए कोई बेहतरीन प्लीडिंग ना की गई, केस अच्छा प्रिपेयर ना किया गया, और फिर इस केस को कोई सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उस सूरत में वो जीता हुआ कैंडिडेट भी अपना केस हार सकता है, टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट हो सकता है। हमने मेन लॉ की जो प्रोविजंस थी वो आपके सामने बताई और टेक्निकलिटीज़ भी बताई डिफरेंट प्रोग्राम्स में। उम्मीद है कि आपको तमाम को ये चीज़ें पता चल चुकी होंगी और वो अपने केसेस उसके अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे। थैंक यू।